नमस्कार दोस्तों, आप सभी को लर्निंग मैक्सिम में हार्दिक स्वागत है। मैं मैक्सिम सिन्हा, आप सभी के एजुकेटर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अच्छा, बाय द वे, बिफोर आई स्टार्ट माय टॉपिक, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो किस किस के लिए है। ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए जो मतलब पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स हैं, या फिर मेरे जैसे डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के स्टूडेंट हैं। दोज हु आर गोइंग टू अपेयर इन द एग्जाम्स लाइक यूजीसी नेट और CUET। ठीक है, CUET जो मास्टर्स के लिए जो करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, यहाँ पे इस वीडियो में क्या करेंगे हम लोग, रियलिज्म के ऊपर जो मतलब मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, मैं टॉप 25 शॉर्ट्स में ले रहा हूँ। ठीक है, टॉप 25 क्वेश्चन है जो कि रियलिज्म के बारे में है और एग्जाम में पूछे जाने का काफ़ी चांसेस नज़र आता है। ठीक है, इन माई व्यू। ठीक है, सो और ये वीडियो उन लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है जो मतलब डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी कर, लाइक CDS, FCAT एंड उन लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इससे उनका कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, इट इज़ ओनली फॉर दोज हु आर गोइंग टू अपियर इन एग्जाम्स लाइक CUET और UGC नेट। ठीक है, फॉर सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, ओके, सॉरी, हाँ। Who is considered the father of classical realism? Realism, देखिए, द फर्स्ट डिबेट जो था मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस में, देयर इज बिटवीन आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म। ठीक है, जो मेरा डिबेट था उसमें तो आइडियलिज्म तो मतलब डिफीट, चारों खाने चित हो गया। स्पेशली वुड्रो विल्सन का जो था 14 पॉइंट्स फॉर्मूला जो था, वो तो चारों खाने चित हो गया। और हमने भी मतलब इंडिपेंडेंस के बाद आइडियलिज्म का चूरन मतलब ले लिया था। ऑल क्रेडिट गोज टू पंडित नेहरू जी। ठीक है, सो उसकी वजह से हमें काफ़ी भुगतना पड़ा। बाद में जाके हमें रियलिज्म का मतलब महत्व समझ में आया। ठीक है, सो रियलिज्म मतलब काफ़ी स्कूल्स में मतलब बटा हुआ है। क्लासिकल रियलिज्म, न्यू रियलिज्म, ऑफेंसिव डिफेंसिव, बहुत सारा है। ठीक है, सो हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ क्लासिकल रियलिज्म? क्लासिकल रियलिज्म के जो जनक जो है, जो फादर जो है, वो है आपके हैंस जे मॉर्गनथाउ। ठीक है, ही इज रिगार्ड एज द फादर ऑफ क्लासिकल रियलिज्म। ठीक है, अच्छा, और केनेथ वर्ल्स जो है, केनेथ वर्ल्स उनका है आपका क्लासिकल रियलिज्म से, सॉरी, केनेथ वर्ल्स का आपका न्यू रियलिज्म। ठीक है, ही इज एसोसिएटेड विथ न्यू रियलिज्म। ठीक है, जॉन मियरशाइमर का जो है उनका है ऑफेंसिव, pardon my handwriting, okay, offensive realism. ठीक है, एंड EH Carr was mainly he was historian and diplomat. उनका वो जो मशहूर जो है, he is famous not for this any school of philosophy or school of international relations, though he subscribed to the ideology of क्लासिकल रियलिज्म। वो क्लासिकल रियलिज्म के मतलब काइंड ऑफ प्रोपोनेंट थे, लेकिन वो मशहूर हुए 30 ईयर्स क्राइसिस की किताब की वजह से। ठीक है, उन्होंने जो किताब लिखा था 30 ईयर्स क्राइसिस, उसके लिए वो काफ़ी मशहूर हुए। ठीक है, सो द आंसर इज हैंस जे मॉर्गनथाउ। ओके, एक मिनट मैं रब कर लेता हूँ, इरेज ऑल, या हियर वी गो। ओके, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल रियलिज्म, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ सिक्योरिटी कंपटीशन एंड कन्फ्लिक्ट अमंग स्टेट्स? देखिए, रियलिज्म क्या कहता है? रियलिज्म हमेशा इस बात को ध्यान में रखता है कि उसका जो मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस जो है, नेशन का जो कैरेक्टर जो है, वो मतलब जिस तरह से वो देखता है, वो उसके सेंटर में है ह्यूमन नेचर। ठीक है, इंसान का जो सोच विचार जो है, उसको मद्देनज़र रखते हुए देखता है। ठीक है, तो नो डाउट ह्यूमन नेचर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या गया, रियलिज्म एज अ होल नहीं लिया गया, यहाँ पे स्ट्रक्चरल रियलिज्म को मद्देनज़र रखा गया है। ठीक है, मेनली यहाँ पे स्ट्रक्चरल रियलिज्म को उन्होंने कंसिडर किया है। सो अगर स्ट्रक्चरल रियलिज्म अगर हुआ तो आंसर जो होगा वो आपका एनार्किक स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम, क्योंकि रियलिज्म यह मानता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो इंटरनेशनल वर्ल्ड जो है, इंटरनेशनल एरिना, द ग्लोबल एरिना इज़ वेरी मच एनार्किक इन नेचर। ठीक है, एनार्किक, उसका एग्जैक्ट हिंदी वर्ड मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब एनार्की का क्या मीनिंग आ रहा है। ठीक है, तो मेनली द वर्ल्ड इज़ एनार्किक। ठीक है, ये मतलब मेनली कहा था हैंस जे मॉर्गनथाउ ने। ठीक है, बिकॉज ही सो द एनार्की ऑफ ह्यूमन इन द नाजी कंसंट्रेशन कैंप, बिकॉज he was in Germany and he just somehow managed to escape Germany and settled in USA. Okay, all right, moving to the third question. What is the key difference between classical realism and neorealism?
क्लासिकल रियलिज्म और न्यू रियलिज्म के बीच में बस एक सिंपल सा फ़र्क है। क्लासिकल रियलिज्म ये कहता है कि वो सिर्फ ह्यूमन नेचर के ऊपर मतलब ध्यान रखता है, इट फोकसेस ओनली ऑन ह्यूमन नेचर, एंड न्यू रियलिज्म फोकसेस ऑन स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। ह्यूमन नेचर को तो वो देखता ही है, साथ साथ वो ह्यूमन नेचर से जो एनर्की जो पैदा होता है वो उस एनर्की को वो आपके इंटरनेशनल एरिना जो इंटरनेशनल सिस्टम जो उसके साथ वो कनेक्शन करके देखते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा देखा जाए तो द आंसर विल बी 1। ओके, सो क्लासिकल रियलिज्म फोकसेस ऑन ह्यूमन नेचर while neorealism focuses on the structure of the international system. ठीक है, okay. Third question, what is the main argument of John Mearsheimer's offensive realism? John Mearsheimer is regarding the father of offensive realism. अभी भी वो जीवित है और काफ़ी विद्वान व्यक्ति है। तो अच्छा, उनका मेन आर्ग्यूमेंट क्या था? States seek only एनफ पावर टू एंश्योर द सर्वाइवल। नहीं, एनफ पावर का जो कॉन्सेप्ट जो है ये आपका डिफेंसिव रियलिज्म से आता है, जो कि रियलिज्म का ही एक पार्ट है लेकिन वो अलग है। ठीक है, स्टेट्स ऑलवेज प्रेफर कॉपरेशन ओवर कॉन्फ्लिक्ट। नहीं, कॉपरेशन का जो कॉन्सेप्ट जो है ये तो आपका आइडियलिज्म कहता है, ना कि रियलिज्म। स्टेट्स आर पावर मैक्सिमाइजर्स एंड एम फॉर रीजनल और ग्लोबल हेजेमोनी। यस, दैट्स द करेक्ट वन। States rely on international institutions for security. Absolutely incorrect. So the right answer is option 3. States are power maximizers and aim for regional or global hegemony. वर्चस्व रखना चाहता है वो अपना, कि दुनिया पे मेरा मतलब विश्व पटल पे मेरा वर्चस्व है। ये मतलब रियलिज्म का मतलब ये मतलब क्या कहते हैं, थ्योरी है। मतलब जब वो स्टेट्स को देखता है, राष्ट्रों को जब देखता है। Okay. Question number 5. Which of the following is not a core principle of realism? Realism कौन सा core principle नहीं है? Statism नहीं, वो तो realism मतलब believes in being dynamic। ठीक है, dynamism बिलीव करता है। कहता है ना कि in international relations there are no permanent friend, there are no permanent enemy। हालांकि ये IR theories जब डेवलप हुए थे उससे काफ़ी पहले ये मतलब कहा गया था, और किस विद्वान ने कहा था ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, इट वॉज सेड बाय ब्रिटिश जेंटलमैन। ओके, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो ऑप्शन से स्टडीजम नो, सर्वाइवल यस, सेल्फ हेल्प यस, इंटरनेशनल कॉपरेशन गारंटीज पीस, इंटरनेशनल ये नहीं हो सकता। देखिए, स्टडीजम कुछ हद तक मतलब सही भी हो सकता है एज कम्पेयर टू ऑप्शन 4, दैट इज इंटरनेशनल कॉपरेशन गारंटीज पीस। रियलिज्म कभी भी इंटरनेशनल कॉपरेशन में बिलीव नहीं करता। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन 4 इज इनकरेक्ट। ठीक है, और ये तो मतलब आइडियलिज्म का मतलब ये कॉन्सेप्ट है कि मतलब इंटरनेशनल कॉपरेशन। ठीक है, ओके। 6th क्वेश्चन, which historical thinker's work is often considered as the early foundation of realist thought? Early foundation, Immanuel Kant, he is more or less he was more or less an idealist। ठीक है, Thucydides, he is known for his trap, Thucydides trap। ठीक है, and Jean-Jacques Rousseau, if my memory serves me right, then मतलब Rousseau was associated with social contract। जहाँ तक social contract नहीं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एक और था मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। सो ही इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ IR थ्योरीज। ठीक है, तो इनका ऑप्शन भी गलत हो गया, विड्रॉल्स ऑफ द आइडियलिस्ट नहीं होगा। सो आंसर इज थुसाइडाइडिस। रूसो का एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, रूसो का आई थिंक ऐसा कुछ था, मतलब ग्रेटर विल था। ठीक है, मतलब हमारा इंडिविजुअल जो विल जो है वो सोसाइटी का जो वेलफेयर का जो विल जो है दोनों में मर्ज होना चाहिए, ऐसा था। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। पॉलिटिकल साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। Okay, 7th question. According to neoclassical realism, which factor influences how a state interprets the distribution of power? अच्छा, anarchy of the international system, domestic politics and leader perceptions, the role of international organizations, the balance of power among states। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड लीडर परसेप्शन। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के साथ एक देश का मतलब उसका जो इंटरनल पॉलिटिक्स जो होता है वो निर्धारण करता है कि मतलब उसको भी काफ़ी हद तक ये डिपेंड करता है। ठीक है, क्वेश्चन में जैसे कहा गया है, फैक्टर इन्फ्लुएंस हाउ ए स्टेट इंटरप्रेट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर।
ठीक है। तो वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें काफ़ी हद तक ये जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का रोल होता है और लीडर्स का जो लीडर परसेप्शन जो होता है उसके ऊपर काफ़ी निर्भर करता है। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द की आइडिया इन डिफेंसिव रियलिज्म। डिफेंसिव रियलिज्म, ऑफेंसिव रियलिज्म था आपका जॉन मियर का, ठीक है। नाउ कम्स टू डिफेंसिव रियलिज्म। स्टेट्स शुड मैक्सिमाइज देयर पावर टू अचीव ग्लोबल डोमिनेंस। मैक्सिमाइज का बात नहीं है, तो ऑफेंसिव रियलिज्म का है, तो ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट। स्टेट्स शुड रिलाई ऑन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर स्टेबिलिटी, दैट इज ये आपका आइडियलिज्म का हो, तो अगेन इनकरेक्ट। स्टेट्स सीक ओनली एनफ पावर टू एंश्योर दियर सिक्योरिटी, यस। उनको बस ये चाहिए, बस थ्रेशोल्ड अमाउंट तक, लाइक आपको अगर एक्स अमाउंट तक अगर आपको मतलब ए कंट्री नीड्स एन एक्स अमाउंट ऑफ पावर टू सेफगार्ड इट्स इंटरेस्ट, ठीक है। तो डिफेंसिव रियलिस्ट वाले कहें कि आपको एक्स ही चाहिए, लेकिन ऑफेंसिव रियलिस्ट कहें कि आपको एक्स पे रुकना नहीं चाहिए, बेयर मिनिमम एक्स होना चाहिए। एक्स से अगर बढ़ते बढ़ते अगर आप एक्स टू द पावर एन पे भी जाए तो कोई एतराज़ नहीं, ठीक है। तो बेसिकली दे बिलीव इन द थ्योरी ऑफ एक्स टू द पावर एन। ओके, मैथमेटिकल हो गया। स्टेट शुड एंगेज इन मॉरल डिप्लोमेसी, एब्सोल्युटली नॉट, दिस इज एन आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव। Option 9. Which treaty is often seen as a foundational event in the establishment of the modern state system, aligning with realist principles? Realist principles यहाँ पे कौन सा था, ठीक है। यहाँ पे ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, ट्रीटी यूनाइटेड नेशन चार्टर 45, कांग्रेस ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया। आप सभी को पता ही है मतलब कौन सा ट्रीटी किसके साथ एसोसिएटेड है, लेकिन क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमा फिरा के है, तो ये क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए छोड़ रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये आंसर बतलाइएगा, ठीक है। जो मतलब राइट आंसर देंगे मैं उनको रेट करूँगा, मतलब हार्ट रेट करूँगा। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट इज द सिक्योरिटी डायलेमा इन रियलिस्ट थ्योरी। अब से शुरू हुआ, मतलब नाउ फ्रॉम 10th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स देयर विल बी क्वेश्चंस ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। व्हाट इज द सिक्योरिटी डायलेमा इन रियलिस्ट थ्योरी। सिक्योरिटी डायलेमा क्या होता है, देखिए कोई भी एक कंट्री है जो उसका क्या होता है अपना मतलब अपना बचाव के लिए वो अपने क्या करेगा, वो मतलब अपना स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, स्वाभाविक सा बात है। लेकिन इस स्ट्रेंथ के बढ़ाने के चक्कर में और भी जो उसको देश जो है, खासतौर पर नेबर या फिर उसको राइवलरी कंट्री या फिर कंपटीटर, उनको क्या लगेगा कि उनको लगेगा कि यार ये कंट्री अपना पावर बढ़ाए ताकि मुझे कुछ कर सके, ठीक है। तो ये हो गया मतलब एक डायलेमा सा हो गया, ठीक है। तो यही है सिक्योरिटी डायलेमा। सो इसका आंसर होगा आपका ए कंडीशन वेयर स्टेट्स टेक मेजर फॉर सिक्योरिटी बट अनइंटेंशनली क्रिएट इनसिक्योरिटी फॉर अदर्स। अनइंटेंशनली, जैसे कि देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कल को अगर इंडिया मतलब कोई एक वेपन मतलब डेवलप करता है, ठीक है, स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन डेवलप कर रहा है, तो ये हम मतलब उसे डेवलप कर रहे हैं कि एक्सटर्नल थ्रेट्स जो है उनसे बचा जा सके, ठीक है, टू क्रिएट ए डेटरेंस फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स। और चीन पाकिस्तान को क्या लगेगा कि ये मुझे ठोकने के लिए कर रहा है, तब वो सोचा कि नहीं मुझे एक और बनाना है, ठीक है। तो ये है सिक्योरिटी डायलेमा का एक जीता जागता उदाहरण, ठीक है। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रियलिस्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस। अच्छा, they are powerful entities that can enforce global peace. Absolutely incorrect. They don't believe in that. They are effective in resolving conflicts permanently. अब आप ही देख लीजिए वेस्ट एशियन क्राइसिस जो मतलब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यूएन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ नहीं कर रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, यूएन ने क्या किया, कुछ भी नहीं कर पाया। They reflect the interests of powerful states and have limited authority. Yes, limited authority and वो पावरफुल स्टेट्स जो है उनको क्या पसंद है, उनको क्या उनका जो मतलब नीड जो नेसेसिटी जो है, उनका जो डिज़ायर जो है वही रिफ्लेक्ट करते हैं अपना। मतलब इवन मतलब लगता है बहुत आइडियलिस्टिक एक ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि वो भी कोई आइडियलिस्टिक है नहीं, ठीक है। दे आर मोस्ट इन्फ्लुएंशियल देन नेशन स्टेट्स इन ग्लोबल, बकवास बात है। सो द आंसर इज 11-3। अकॉर्डिंग टू रियलिज्म व्हाई डू स्टेट्स फॉर्म अलायंसेस। अब बात आता है कि अलायंसेस क्यों फॉर्म करते हैं, मतलब यहाँ पे रियलिज्म के पर्सपेक्टिव से। टू प्रमोट ग्लोबल पीस एंड कोऑपरेशन, नो। ग्लोबल देखिए रियलिज्म में पीस, कोऑपरेशन, मोरालिटी इन सब का कोई स्थान नहीं है, ठीक है। टू बैलेंस पावर एंड काउंटर पोटेंशियल थ्रेट्स, टू क्रिएट ग्लोबल एनवायरनमेंट, टू स्प्रेड आइडियोलॉजिकल वैल्यू, नो। इट्स ऑप्शन 2, 12 का 2 है, ठीक है। टू बैलेंस पावर एंड काउंटर पोटेंशियल थ्रेट्स,
Which of the following is not a principle of realism? इनमें से कौन सा रियलिज्म का प्रिंसिपल नहीं है? Anarchy defines the international system. Yes, that is correct. Anarchy defines states act based on morality rather than self-interest. This is absolutely incorrect. Since this option is absolutely incorrect, hence this option 2 is the correct answer. Okay, so option 2 is the correct answer. What is the key argument of realism regarding war? Acha. War can be completely eliminated through diplomacy. ये नहीं कहता. War is an inevitable result of an anarchic international system. जब रियलिज्म का बात होगा, व्याख्यान होगा, तब एनार्की का नाम होगा, एनार्की वहाँ पे आएगा. ठीक है, सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. Which realist scholar introduced the concept of offensive realism? Offensive realism के जनक कौन है? इसने ये इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि मैंने पहले बोला था. It was introduced by John Mearsheimer. Okay. According to realist theory, what is the primary motivation of states in international relations? What is the primary motivation of states in international relations? अच्छा. Okay. Realism के perspective से. Promoting global cooperation, absolutely not. Ensuring economic equality का ही बात नहीं आता यहाँ पे. Maximizing power and security, yes. Strengthening international organizations, बिल्कुल नहीं. So option 3 is the correct answer. Maximizing power and security. Realism always thinks in terms of power, anarchy, security. ठीक है, इन 3 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है. कैसे करके अपना ताकत जो है उसको बढ़ाया जा सके. ओके, 17th. Which of the following is an example of the balance of power theory in action? Balance of power theory. Okay, sorry. हाँ, the United Nations mediating global conflicts, बिल्कुल नहीं. The Cold War rivalry between USA and the Soviet Union. The European Union promoting regional cooperation. एक मिनट, सवाल क्या है? Which of the following is an example of balance of power theory in action? The balance of power. United Nations mediating global conflicts, no. The Cold War rivalry between US and the Soviet Union, no. The European Union promoting regional cooperation, देखते हैं. The adoption of Universal Declaration of Human Rights, नहीं. So option 3 is the correct answer. The European Union promoting regional cooperation. ये एक बैलेंस ऑफ पावर का एक मतलब जीता जाता उदाहरण है अगर आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में देखें तो. ओके. व्हाट डज रियलिज्म से अबाउट ह्यूमन नेचर? अगेन घुमा फिरा के वही ह्यूमन नेचर का मतलब. एक्चुअली हैंस जे मुर्गन था, उन्होंने मतलब इंसान के ऊपर एक स्टडी किया, इंसानी साइकोलॉजी के ऊपर. ठीक है, उनका किताब था पॉलिटिक्स अमंग नेशन. वहाँ पे उन्होंने मतलब विस्तार में उन्होंने मतलब बतलाया कि इंसान का स्वभाव कैसा होता है, इंसान का कैरेक्टर कैसा होता है. ठीक है, तो उन्होंने मतलब काफ़ी नेगेटिव एस्पेक्ट बताए. ठीक है, हालांकि इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक. ठीक है, लेकिन फिलहाल हम इसको मतलब मान के चलते हैं. सो व्हाट आर दी रियलिज्म, व्हाट डज रियलिज्म से अबाउट ह्यूमन नेचर? ह्यूमन्स आर इनहेरेंटली कोऑपरेटिव एंड पीसफुल, नहीं. Humans prefer diplomacy over war, absolutely not. Humans are driven by self-interest and competition, yes. Human nature has no impact on international relations. नहीं, इंटरनेशनल रिलेशन तो इंसान की फितरत के ऊपर ही आधारित है. ठीक है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इंसान का जो नेचर जो है, ख्यालात जो है वो आयर से मेल नहीं खाता, तो कोई इम्पैक्ट नहीं होता. सो आंसर 3, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. हाउ डज रियलिज्म व्यू द रोल ऑफ मॉरलिटी इन इंटरनेशनल रिलेशंस? अब देखिए, रियलिज्म मॉरलिटी को कैसे देखता है? बहुत ही नेगेटिव मतलब पर्सपेक्टिव से देखता है. मॉरलिटी इज सेकेंडरी टू नेशनल इंटरेस्ट एंड पावर, एब्सोल्युटली करेक्ट, द फर्स्ट ऑप्शन. स्टेट शुड ऑलवेज एक्ट मॉरली इन ग्लोबल अफेयर्स, कभी भी नहीं. एथिकल कंसिडरेशन नाम समझ में होगा नहीं. स्टेट शुड फॉर्म पॉलिसीज बेस्ड इन, नहीं होगा. सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट थिंकर्स, वाई डू स्टेट्स परस्यू न्यूक्लियर वेपन्स? अब न्यूक्लियर वेपन्स क्यों, मतलब एक न्यूक्लियर आर्म्स रेस जो होता है वो क्यों होता है? न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए क्यों लोग मतलब पगला जाते हैं? उसका मेन कारण क्या है अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट थिंकर्स? सो टू प्रमोट डिसआर्मामेंट एंड पीस एफर्ट्स ग्लोबली. पीस का तो कोई व्याख्यान ही नहीं आता, इसमें कोई नाम ही नहीं आता पीस का.
ऑप्शन 1 इनकरेक्ट. टू स्ट्रेंथन इंटरनेशनल कॉपरेशन भी नहीं होता. To deter potential threats and ensure survival, that's the correct answer. To reduce dependence on conventional military forces. So option 3 is the correct answer. 21. What is the tragedy of great power politics as explained by John Mearsheimer? हाँ, ये उनका एक बहुत ही बढ़िया किताब है, ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स. वहाँ पे उन्होंने एक्चुअली यहाँ पे क्या कहा है उन्होंने, देखिए ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, उसमें उन्होंने मतलब जॉन मेयरशर्मर जी ने ये बोला है कि हम चाहे कुछ भी कर ले, वार जो है वार इनएविटेबल है, हम इसको मतलब इससे दूर नहीं जा पाएंगे, एक जैसे तैसे करके आ ही जाएगा. अब मतलब एक इंसानी इतिहास को देख लीजिए, ज़्यादा दूर जाने का ज़रूरत नहीं. मॉडर्न हिस्ट्री देख लीजिए, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देखिए हर मतलब 10 साल में कोई ना कोई एक वॉर हुआ है, किसी न किसी कोने पे हुआ है. अभी भी देख लीजिए, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, 4 साल ख़त्म हो गया, ठीक है, तो अभी भी चल रहा है. वेस्ट एशियन क्राइसिस 100 दिन का होने को आया, अभी तक कोई मतलब इसका हल नहीं आया. एक ये ख़त्म होगा तो कुछ और निकल के आएगा. सो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है हमेशा, ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज ग्रेट पावर्स कैन नॉट अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू एनार्की एंड पावर कंपटीशन. एक पावर कंपटीशन हमेशा रहता है, वो एक स्वाभाविक सा बात है. इंसान का फितरत ये है कि मतलब अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट, ठीक है, मतलब रियलिज्म, इंसान का फितरत ये है कि वो हमेशा चाहता है कि वो टॉप पे रहे, उसका वर्चस्व रहे, जिसे हम लोग इंग्लिश में हेजेमोनी कहते हैं. तो उस चीज़ के लिए मतलब उसका इस चीज़ का भूखा, पावर का भूखा है इंसान. इसलिए हमेशा क्या होता है, कंपटीशन होता है. कंपटीशन से क्या होता है, कंपटीशन से कोलैबोरेशन तो होगा नहीं, कंपटीशन से अल्टीमेटली क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है. वही जब कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तब जाकर वॉर हो जाता है, ठीक है. आई होप मैं आप सभी को समझा पाया. ओके, 22nd question. According to realist thought, why do rising powers often create instability in the international system? Why do rising powers often create instability in the international system? ये एक काफ़ी conceptual question है, क्योंकि देखिए यहाँ पे राइजिंग पावर जो होता है वो हमेशा एग्जिस्टिंग ऑर्डर जो होता है उसको हमेशा चैलेंज करता है. इट ऑलवेज चैलेंजेस द एग्जिस्टिंग ऑर्डर. सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन, बिकॉज दे चैलेंज द एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ पावर. एग्जिस्टिंग जो मतलब सिस्टम जो होता है उसको हमेशा चैलेंज करता है वो. 23. व्हाट डज द टर्म ऑफशोर बैलेंसिंग रेफर टू इन रियलिस्ट स्ट्रेटजी? ऑफशोर बैलेंसिंग ये एक्चुअली क्या है आपका, मतलब ऑप्शन से बतला रहा हूँ आपको. थर्ड ऑप्शन, ए स्टेट्स कंप्लीट विड्रॉल फ्रॉम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. वो तो विड्रॉ कर लेता है अपने आप को. ऑफशोर मतलब तटवर्ती इलाके से आप ऑपरेट करना, ठीक है. ये मतलब एक काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है, उसके लिए अलग सा वीडियो लगेगा मतलब एक्सप्लेन करने के लिए. ये ऑफशोर बैलेंसिंग है, बाद में ब्रिंकमैनशिप है, ठीक है, बाद में देतांत, इन सबको समझाने के लिए तो एक सेपरेट वीडियो चाहिए. एक क्वेश्चन आंसर में इसको मतलब प्रॉपर्ली डिस्कस नहीं कर सकते हम लोग. ओके, हाँ, ये हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी भी. Which of the following best describes the concept of hegemonic stability theory from a realist perspective? इसका जाता है आपका मल्टीपल स्मॉल स्टेट्स वर्किंग टुगेदर टू एंश्योर स्टेबिलिटी. छोटे छोटे जो कंट्रीज जो होते हैं वो एक साथ आएंगे, आके मतलब क्यों आ रहे हैं एक साथ, ताकि मतलब कोई बड़ी मछली जो उनको खा ना जाए, ठीक है. तो इस थ्योरी को कहते हैं हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी. ओके, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन. According to realist thinkers, why do international institutions like United Nations fail to prevent war? देखिए, यूनाइटेड नेशंस जो होता है वो मतलब युद्ध को कभी रोक नहीं पाता. क्यों रोक नहीं पाता? युद्ध रोकने के लिए क्या चाहिए उसके पास? चाहिए, एक कहावत है ना कि वकील और गुंडे की लड़ाई में गुंडा ही जीतता है, वकील नहीं जीतता, ठीक है. या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ठीक है. जो इंटरनेशनल ये क्या कहते हैं, आपका जो सिस्टम जो है, यहाँ पे क्या पावर राइवलरी एनार्की चलता है, ठीक है. यूएस ले लीजिए, इजराइल ले लीजिए, मैं किसी को एंटागोनाइज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है. आप किसी को भी ले लीजिए, वहाँ पे क्या होता है, हमेशा एक लड़ाई का मनोभावना होता है, ठीक है, लड़ाई करने के लिए. तो कोई अगर लड़ाई करने के लिए आ रहा है तो आप अगर उसको रोकना चाहते हैं तो आपके पास उतना सामर्थ्य होना चाहिए मिलिटरीली उसको रोक सके आप, ठीक है. डिप्लोमेटिकली नहीं मानते. एज रियलिस्ट से दैट ह्यूमन्स प्रेफर वॉर ओवर डिप्लोमेसी. डिप्लोमेसी को मतलब प्रायोरिटाइज नहीं करता, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट यूएन फेल करता है. क्यों फेल करता है? बिकॉज दे डू नॉट हैव एबिलिटी टू
इरेज ऑल, हाँ, बिकॉज दे लैक द मिलिट्री पावर टू एनफोर्स पीस। उनके पास मिलिट्री पावर नहीं। हालांकि देखिए अभी आप बोले कि पीस कीपिंग फोर्स है, पीस कीपिंग फोर्स से कुछ होने वाला नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा अलग ही लेवल का बात हो जा रहा है। अगर मैं इसको पूरा डिटेल से बात करूँ तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, वैसे भी काफ़ी लंबा हो चुका है वीडियो, 25 मिनट्स प्लस हो चुका है। सो द ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। मिलिट्री पावर नहीं है उसके पास, इसीलिए वो कुछ नहीं कर सकता इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय मतलब पैमाने पर वो कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो उसके पास कोई मिलिट्री पावर नहीं है, लाइक एनी अदर सुपर पावर्स, ठीक है। और इंसान है कि लातों का भूत है, जो बातों से कभी नहीं मानता। So that's why they lack military power to enforce peace, and this is the reason why realists don't support or they don't believe in international cooperation or international institutions like UNO, ठीक है। So this was all about for today's session। हमने टॉप 25 क्वेश्चंस लिया। आई होप आप सभी को ये मतलब वीडियो पसंद आया होगा। और जो मैंने क्वेश्चंस जो आपसे पूछा था, एक क्वेश्चन आप लोगों ने छोड़ा है, उसके ऊपर आप लोग मतलब उसका आंसर दीजिएगा। अगर आप लोग अगर एक्सप्लेन कर पाए तो और भी बेहतर है, आई विल बी मोर देन हैप्पी। और बाकी आप सभी को कैसा लगा आप लोग का कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतलाइए। तब तक के लिए देते रहिए लर्न विद मैक्सिम। मैक्सिम से साइनिंग ऑफ। जय हिंद।